पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, हरियाणे नाल किन्ने लगते हैं, राजस्थान नाल किन्ने लगते हैं, हिमाचल नाल किन्ने लगते हैं। सो थोड़ा जा इन्हां बारे एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए क्योंकि जिवें जिवें आपां देख रहे हैं कि पेपर नेड़े आउंदे जा रहे हैं और किते ना किते उन्हां दा लैवल भी वधदा जा रहा है। सो इस चीज़ बारे भी सानूं जानकारी होनी चाहिए है। सो आपां देखिए कि जे यह पंजाब दा नक्शा है तो इत्थे दो जिले ने जिहड़े कि यह एक ते यह दो, फाजिलका ते मुक्तसर साहब, ये दो जिले ने जिहड़े कि राजस्थान दे नाल लगदे ने और मुक्तसर जिहड़ा जिला है ये हरियाणे नाल भी लगदा है ते यह राजस्थान नाल भी लगदा है, दोनों पासे लगदा है। और जे आपां होर झात मारीए तां इधरों पाकिस्तान नाल किहड़े लगदे ने, पठानकोट, गुरदासपुर, अंबरसर, तरनतारन, फिरोजपुर ते फाजिलका। सो ये 6 जिले जिहड़े पाकिस्तान नाल लगदे ने, 2 जिले ने जिहड़े कि राजस्थान नाल लगदे ने और आपां जे हरियाणे नाल देखीए तां इत्थे भी 6 जिले लगदे ने। आपां एक पासे शुरू करिए तो उधरले पासे तुहानूं आ जाओ मोहाली है, एस नगर आ जाएगा तुहाडे कोल ये, फिर तुहानूं पटियाला आ जाएगा, फिर संगरूर आ जाएगा और फिर मानसा और फिर बठिंडा ते फिर मुक्तसर साहब। सो दैट मीनस किन्ने हो गए, 1 2 3 4 5 ते 6 जिले जिहड़े तुहाडे लग गए ਉਹ हरियाणे नाल लग गए। सिमिलरली 6 पाकिस्तान नाल लग गए, 2 राजस्थान नाल लग गए और हिमाचल नाल किन्ने लगे, उपरों अपना पठानकोट 1, हुशियारपुर 2, तीजा रूपनगर और चौथा SAS नगर मोहाली हो गया। तो 4 जिले थोड़े यह लग गए हिमाचल प्रदेश नाल लग गए। सो इन्हां दी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नोट करके रखो क्योंकि यह जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एट लाहौर। लाहौर दे विच ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, अगला क्वेश्चन है साडे कोल, दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पंजाब विधान सभा। ये तो बहुत सौखा जिहा क्वेश्चन है, सारे जानते हैं। हुण इलैक्शन हो चुकियां ने कि 117 मैंबरां दी साडी जिहड़ी सीगी ये विधान सभा हैगी है पंजाब दी। और इहदे विच एक क्वेश्चन होर आ जांदा है कि विधान सभा दी मैंबरशिप 117 हैगी है तां पंजाब दे मिनिस्टर किन्ने हो सकदे ने, ਇਹ भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सो ਇਹਦਾ जवाब तुसीं सानूं लिख के भेजो कि किन्ने मिनिस्टर हो सकते हैं। की यह संविधान च लिखिया होया, संविधान की किहड़ी धारा जिहदे च लिखिया होया, यह भी तुसीं दसो क्योंकि तुहानूं पहलां यह चीज़ दसी भी हुई है। गंगूवाल पावर हाउस इज सिचुएटेड एट, ठीक है ना, एक किहड़े दरिया के कंढे, किहड़ी नदी के कंढे जिहड़ा सीगा यह गंगूवाल पावर हाउस बनिया होया है। इस तरह के क्वेश्चन भी जिहड़े सीगे अजकल आने शुरू हो गए ने। सो ये भी सानूं पता होना चाहिए। गंगूवाल पावर हाउस ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ। ਇਹ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨਾਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। और अपना नंगल डैम किहदे उत्ते बनिया या अपना भाखड़ा डैम किहदे बनिया, ये बनिया सतलुज दरिया दे उत्ते। सतलुज एवें आ रहा तुहाडा ये, और ये सतलुज जिहड़ा सीगा तुहाडा एवें चलदा पिया है, ठीक है जी। और इधरों ब्यास आ रहा है और ब्यास आके ये दोनों इत्थे मिल जाते हैं। इस जगह का नाम की है, इस जगह का नाम तुसीं जानदे हो सारे वैसे तो। इस जगह का नाम है हरीके। कित्थे मिलते हैं ये हरीके जाके मिल जाते हैं, दोनों दरिया इत्थे मिलते हैं। पर इत्थे आपां होर देखिए कि हुण पहलां तां भाखड़ा डैम तो निचले पासे एक नंगल डैम बनिया है। जो तुसीं नंगल नूं जांदे हो तां रस्ते तुहानूं मिलेगा, उत्थे नंगल डैम मिलेगा। नंगल डैम के नाल ही दरिया तां अगे निकल जाता है, पर इत्थों 2 चैनल्स नाल निकलदियां ने, 2 जिहड़े कि कैनाल्स निकलदियां ने। एक नूं कहा जाता है नंगल हाइडल चैनल कहा जाता है, एक दूजी
ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਰਾਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਾਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਨਾਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦ canal system of Punjab. In terms of percentage of scheduled caste population, what is the rank of Punjab? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 16.3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 32% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 31.94 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 32% ਜਾਂ 31.94% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.3% ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਵਿਚ ਗੁਰੂ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੈਕਟ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। Which is the largest produced crop in ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਣਕ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ
ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਟਾ ਫਰਮ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਰਾਈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀਟ ਹੈ। ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 2020-21 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 35.50, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 17.14 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੀਟ। ਸਿਮਿਲਰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। Who got the old Moti Bagh complex constructed? ਓਲਡ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ। ਸੋ ਓਲਡ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਟ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਸਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੋਪ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਰਾਣੀਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਅੰਦਰੂਨ ਹੈ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਲਾ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਲਡ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ NIS ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, NIS ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 700 ਰੂਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲక్ష్మణ ਝੂਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸਕੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫਰੈਸਕੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਛਮਣ ਝੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੇਕ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲਛਮਣ ਝੂਲਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਲਛਮਣ ਝੂਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਟ ਕੀਪਸ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਲਛਮਣ ਝੂਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਛਮਣ ਝੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਚੱਲਦਾ, ਰਜਵਾਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਆ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਰਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਓਲਡ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੇਮ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਐਸਟ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਲਿਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲਿਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 13 ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦਿਆਲਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਭੁੰਨਰ ਹੇੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਵੀਰ ਬਿਹਾਸ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਵੀਰ ਦੋਸਾਂਝ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਭਾਦਸੋਂ, ਐਸ਼ਵਨ, ਅਬੋਹਰ, ਹਰੀਕੇ, ਤਖਨੀ ਰਹਿਮਤਪੁਰਾ, ਝੱਜਰ, ਕਠਲੌੜ ਤੇ ਨੰਗਲ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, that which rivulet is associated with ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲੀ ਬਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਬਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਬਈ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਬਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ। Goindwal is situated in which of the following district? ਗੋਇੰਦਵਾਲ is important। ਕਿਉਂ important ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ which Sikh personality has the distinction of having coronated successors of Guru Nanak up to 6th Guru? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੰਢਾ ਐ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
Which of the following city is not situated on the National Highway 7? देखिए जी, National Highway 7 ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ NH 64 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 64 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। दैट मीन्स जीरकपुर तो लैके बठिंडा या अपने अगे फाजिलका तक चला गया ਹੁਣ ਇਹ। सो बेसिकली ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, है ना जी अपना। सो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ NH 64 ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, 2010 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ NH 1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਚ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? NH 44 ਹੈ। NH 44 ਜਿਹੜਾ ਸੀ 44 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਔਡ ਨੇ, ਔਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਈਸਟ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ। NH 44 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 44 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 7 ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਔਡ ਨੰਬਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है सॉइल लिटर्ड विद पेबल्स एंड इम्परफेक्टली ड्रेन्ड इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ पंजाब? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਨਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਂਡੀ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਰਥ ਈਸਟ। ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਕਸੈਸਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਐਕਟ? ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਐਕਟ? ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 1909 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਮੈਰਿਜ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909। So that is the right answer. In which year was Malerkotla, ठीक है जी, declared as a separate district? ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ separate district declare ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ declare ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੇ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ। ਉਹ ਦਿਨ ਈਦ ਸੀਗੀ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ठीक लगिया होएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। और हम अपने पंजाब की जो मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसके पार्ट 34 को देखेंगे कि उसमें क्या क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद दिस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 व्हिच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? पिछले 5 वर्षों से लगातार एक ही मुल्क ऐसा जो हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड में नंबर 1 पे रह रहा है,
तो आपको शायद पता, अगर आप पिछले बार से इसको फॉलो कर रहे हैं तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये भी टॉप 5 की कंट्रीज हैं क्लास, आपको याद रखनी है। ठीक है, जो बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और सॉरी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो टॉप 5 को याद रखें, और लास्ट के भी टॉप जो लास्ट 5 है उनको भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वरूप कुमार साहा, ये भी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट हुए कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक में अपॉइंट हुए। ठीक है, नेक्स्ट, RBI defines a microfinance loan as a collateral-free loan given to a household having an annual income of not more than dash। आपके आरबीआई कहते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस है वो कोलेट्रल फ्री, मतलब मुझे उसके लिए कुछ मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। तो कितनी इनकम से कम के लोगों को कोलेट्रल फ्री लोन मिलेंगे, तो आंसर क्या है, 3 लाख। जिनकी इनकम सालाना 3 लाख से कम है उनको ये लोन प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 9th edition of the joint military exercise between India and Salisis Army held from March 22 to 23 in Salisis। आपके पास 22 से 23 मार्च के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया और सैलिसिस के बीच में, तो आपको बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो आंसर इसका क्या था, लेमाइट 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरदार बेरडी मुहांदवे, ठीक है, ये भी आपके पास प्रेसिडेंट चुने गए सेंट्रल एशिया की किस कंट्री के, मार्च 19 को रिसेंटली अपॉइंटमेंट है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तुर्कमेनिस्तान के ये प्रेसिडेंट चुने गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्त लिंक was held between India and dash country from 22 to 31 मार्च। 22 से 31 मार्च के बीच में किन दो मुल्कों के बीच में थर्ड एडिशन हुआ है एक्सरसाइज दस्त लिंक का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, उज्बेकिस्तान के साथ। रिसेंटली उज्बेकिस्तान के साथ हमारा एक प्रॉब्लम हुआ है क्लास, करंट अफेयर की बात है। इंडिया की मेडिसिन जो सिरप सन को सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया गया, वहां पे 18 बच्चों की डेथ हुई है। इससे पहले जाम्बिया में 60 बच्चों की डेथ हुई थी, तो थोड़ा सा न्यूज कॉन्ट्रोवर्शियल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड एयर क्वांटिटी रिपोर्ट 2021 हैज रैंक्ड व्हिच कंट्री इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2021। 2021 की सबसे पोल्यूटेड कंट्री आपके पास कौन सी थी, दैट इज योर बांग्लादेश। इसकी जो राजधानी है वो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल भी कंसिडर की गई थी, दैट इज ढाका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई वाज सेट अप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बैंकिंग प्लस इको का क्वेश्चन है कि आपके आरबीआई को बनाने के लिए कौन सी कमीशन को सेटअप किया गया था, तो इट वाज हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, चलिए, और इंडिया का पहला नेशनलाइज बैंक था, ठीक है, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1949 के अंदर इसको नेशनलाइज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल आपको पूछा हुआ है, तो हिमालय इसका राइट आंसर है। और दुनिया के सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन भी आपके पास कौन से हैं, हिमालय हैं। ठीक है, माउंट फिजी एंड माउंट मोना लियान जो है आपके पास, ये वोल्केनिक माउंटेन की टाइप्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की छत किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इट्स तिब्बतियन प्लेटू, इसको बोलते हैं पामीर। ठीक है, पामीर का प्लेटू है ये, आपको याद रखना है। ठीक है, पामीर प्लेटू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में हमारे संविधान का प्रियम्बल बनता है कि किस उद्देश्य से हम ये संकल्प ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था, डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंगा जी ने। ठीक है, ये महाराष्ट्र के बहुत जबरदस्त आपके पास एक पायोनियर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, तो प्रार्थना समाज की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है क्लास, ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन कंट्रोवर्शियल नहीं है। लॉर्ड कैनिंग उस समय वाइसरॉय आपके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कई लोगों को लगता है डलहौजी थे, डलहौजी 1856 में रिटायर हो गए थे। इट वाज लॉर्ड कैनिंग हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑन दैट टाइम। लेटर आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ही वाज कन्वर्टेड टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वाज डेजिग्नेटेड। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा गया, जिन्होंने भारत में कास्ट सिस्टम को लेकर काफी कुछ किया था, तो इट वाज स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बॉम्बे के अंदर 1875। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। आपके पास लोकसभा का सेशन एटलीस्ट कितनी बार होगा साल के अंदर, ठीक है, तो इट वाज ट्वाइस इन अ ईयर, क्योंकि
किसी भी दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। तो अगर 6 महीने के अंदर एक सेशन हुआ तो साल में 12 महीने होते तो 2 ही हो पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको 2 सेशन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे 3 सेशन होते हैं हमारे पास, मानसून सेशन, समर विंटर सेशन और आपका बजट सेशन। ठीक है, चलिए। When the Supreme Court issues a writ to a person or an institution to perform its duty, it is called as। जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए, अगर आपने अपनी सरकारी ड्यूटीज को, पब्लिक ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं किया है, तो उसके लिए आपके लिए कौन सी रिट इशू होती है आपके खिलाफ? ठीक है, मैंडमस होती है। मैंडमस का मतलब ही होता है टू कमांड करना। सर्चुलरी का मतलब होता है टू क्वैश डाउन द ऑर्डर। ठीक है, टू क्वैश ऑर्डर्स, मैंडमस टू कमांड। क्यू वारंट होता है बाय व्हाट वारंट, और हीबियस कॉर्पस होता है टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी, इनके मीनिंग्स याद रखिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज रिपब्लिक मीन्स, भारत को आप प्रियम्बल में पढ़ते हो कि इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो उसमें लास्ट में वर्ड आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? तो रिपब्लिक का मतलब है देयर इज नो हेरिडिटरी रूल इन इंडिया। भारत में कोई हेरिडिटरी रूल नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। इलेक्शन लड़ो जीतो वो बात अलग है, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं है। Who was the constitutional advisor at the time of the formation of constitution? जब संविधान बन रहा था, ठीक है, तो संविधान की जो असेंबली तैयार की गई तो उनके एडवाइजर कौन थे? तो इट वाज BN राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन इंडिया द मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल सीज टू बी मिनिस्टर आफ्टर। वो कहता है अगर कोई व्यक्ति आपके देश में पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, मतलब लोकसभा राज्यसभा का मेंबर ना हो, तो कितने लंबे समय तक वो व्यक्ति अपने आप को उस मिनिस्ट्री हाउस में मिनिस्टर बना के रख सकता है? तो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 6 मंथ। 6 महीने तक आप बिना इलेक्शन लड़े भी मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे ही 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इंदिरा गांधी भी जब 1967 प्रधानमंत्री बनी थी, उनको राज्यसभा से एंट्री दी गई थी पहले। ठीक है, तो आपको याद रखना, बिना किसी तरह की इलेक्शन लड़े को आप 6 महीने के लिए क्या बन सकते हो? मंत्री बन सकते हो। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, अरुण जेटली जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तो वो भी अमृतसर से इलेक्शन हार गए थे एमपी का, तो उनको गुजरात से एंट्री दी गई थी, लेकिन उनको फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता कौन है? इलेक्शन कमीशन करती है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्वे वेसल दैट ज्वाइंड इंडियन नेवी इन द सी इन चेन्नई ऑन मई 26 मई को एक सर्वे वेसल इंडियन नेवी को दिया गया, तो उसका नाम क्या है आपके पास? निर्देशक। ठीक है, निर्देशक करना। चलिए नेक्स्ट। कृष्ण कुमार कुमांत, जिन्हें पॉपुलरली आप केके के नाम से भी जानते हो, काफी फेमस सिंगर है। ठीक है, ये कहां पर इनकी मृत्यु हुई है लाइव परफॉर्मेंस के बाद? ठीक है, तो इट वाज इन कैलकाटा, मई 31, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, वेरी टैलेंटेड वन। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर आपकी पंचायत डिसॉल्व हो जाती तो मिनिमम कितने समय में आपको दोबारा से इलेक्शन करवाना जरूरी होता है? तो इट इज अबाउट 6 मंथ। तकरीबन हर जगह पे यही प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाते हैं। प्रेसिडेंट हो, लोकसभा के हो जाए, चाहे आपके एमपी एमएलए को, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाना पड़ता है। अंडर 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकल बॉडी ऑफ ट्रांसलेशनल एरिया इज नोन एज। ठीक है, 74th अमेंडमेंट के अंदर लोकल बॉडीज को आप क्या बोलते हो? नगर पंचायत का नाम देते हो। ठीक है, म्युनिसिपल पंचायत नहीं होती, नगर पंचायत बोलते हैं। गलत शब्द थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता देन वुड हैव बीन राइट। रेपो रेट इज द रेट एट विच। अब वो कहते हैं रेपो रेट की डेफिनेशन क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं। क्लास आधी दुनिया को नहीं पता कि रेपो रेट की फुल फॉर्म भी होती है। ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं इसको हम लोग। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को क्या करती है? लोन्स लेंड करती है। ठीक है, अमाउंट लेंड करती है। ठीक है, चलिए। अ टैक्स इज पेड बाय अ पर्सन ऑन होम टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड। जो बंदे ने टैक्स पे किया है, जो उसके ऊपर टैक्स डिवाइड किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स का कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी टू ब्लैक सी? ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी को एक स्ट्रेट कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, बॉस्फोरस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द ब्लैक सी? ये ब्लैक सी के क्वेश्चन इसलिए क्लास क्योंकि इंडिया रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो ब्लैक सी इज प्लेइंग अ बेटर गुड रोल इनटू इट। ठीक है, तो बेलारूस इज द कंट्री जो इसको टच नहीं करते। जॉर्जिया, बुल्गारिया, टर्की इसको टच करते हैं, बेलारूस इसको टच नहीं करती है। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इंपोर्ट्स हाइड्रो पावर? हम हाइड्रो पावर इंपोर्ट करते हैं, हालांकि प्रोजेक्ट्स भी हमारे लगाए हुए हैं, लेकिन हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। आंसर आपके पास भूटान, काफी ऊंचाई पर, हिमालय से जो पानी नीचे आता है, बहुत जबरदस्त
हाइड्रो पावर का काम करते हैं, तो भूटान को हम देते हैं, मतलब उनसे इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि प्रोजेक्ट उनकी टेरिटरी में और लगवाया हम नहीं हुआ, ठीक है। चलो, इन विच ईयर नायग्रा फॉल्स बिगेन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये मिसलेनियस स्टैटिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं क्लास के, वजह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या है? 1881। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस वीक्स सेशन। अपने मार्क्स काउंट कीजिए कितने बन रहे हैं, जो इंप्रूवमेंट लगती है उसको कंटिन्यू कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके पास हाजिर हुआ हूं और हम यहाँ पे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनको कैसे आप लोगों ने यहाँ पे टैकल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन विच फॉर्म। अब पहला है कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, सेमी कंटिन्यूस या फिर सेमी डिस्क्रीट। अब आज तक तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि या तो एनालॉग सिग्नल होते हैं तो डिजिटल होते हैं, यहाँ पे तो बातें कुछ और आ गई। बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों के पास बाइनरी नंबर जो भी आप लोगों ने पढ़ा था, आपको याद हो तो बाइनरी नंबर में और एनालॉग और डिजिटल भी कई बार हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली आप लोग बाइनरी नंबर का यूज करते हैं किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, खासकर कंप्यूटर में। तो जो बाइनरी नंबर होता है उसको समटाइम उसकी कलेक्शन को हम लोग डिस्क्रीट नंबर भी बोल देते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म भी बोल देते हैं। तो बेटा आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसी को ही क्या है, बाइनरी नंबर भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं बाइनरी, जिसको कि आप लोग 0-1 की फॉर्म भी यहाँ पे मानते हैं, जिसको कि 0-1 की फॉर्म भी मानते हैं। और कई बार बच्चों को ये होता है कि सर एनालॉग डिजिटल क्यों नहीं, तो वो अपने आप में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क कहा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे डिस्क्रीट यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी को ही आप लोग एनालॉग या डिस्क्रीट का नाम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू स्किल्ड and trained professional who direct all activity related to an organization database। मतलब किसको आप ये काम देते हैं, कौन सा ऐसा पर्सन होता है जो कि सारा काम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को हैंडल करने का काम यहाँ पे करता है। सबसे पहले है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर या फिर आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे साफ तौर पर देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, द स्किल्ड एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल who direct the activity organization database। अब डेटाबेस की यहाँ पे बात हो गई है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन के काम, जैसे लैन के ऊपर जितने भी कंप्यूटर का कनेक्टेड हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सिस्टम मैनेजर तो कंप्यूटर का इनबिल्ट पार्ट है, नहीं होगा। डेटाबेस मैनेजर नहीं होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। और मैं ये भी बता दूं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ट्रेन्ड पर्सन ही होता है, ठीक है, जो कि आपके पास सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो रन टाइम पे हो चाहे वो बैकएंड पे हो, वो सारा काम वही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज प्रोग्राम इज स्प्रेडशीट एडिटर। अब स्प्रेडशीट एडिटर का मतलब क्या है? एमएस एक्सेल। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एमएस एक्सेल की अगर हम बात करते हैं तो एमएस एसएस, तो ये तो डेटाबेस के लिए होता है। एमएस प्रोजेक्ट कुछ होता नहीं है, एमएस वन नोट कुछ नहीं है, एमएस एक्सेल ही यहाँ पे आंसर बनेगा। एडिट का मतलब है चेंज करना, एडिटर का मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड इन IEEE 802.3 स्पेसिफिकेशन। अब जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो ISO स्टैंडर्ड, ISO मार्क आप लोग देखते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास IEEE स्टैंडर्ड हुआ करते हैं। तो इसमें ये पूछा गया कि 802.3 जो है वो किसका है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये ईथरनेट का होता है 802। इसको ही हम लैन केबल के नाम से भी जानते हैं, ईथरनेट को लैन केबल के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका है, इसी के सिमिलर बात करें 802.15 इसका होता है और 802.16 जो है वाई मैक्स का आपके पास होता है। तो सम टाइम इथरनेट स्टैंडर्ड इसके भी पूछे जा सकते हैं, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। डन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ईएसडी प्लेटफॉर्म। ठीक है, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, पावर सप्लाई, ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास एक्सपेंशन बोर्ड होता है। एक्सपेंशन बोर्ड के ऊपर जो होता है जिसमें सारी की सारी चीजें, चाहे सीपीयू हो, चाहे रैम हो, चाहे रोम हो, हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, चाहे फैन हो, इसके ऊपर क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये सारा का सारा किसके ऊपर होता है, बी ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू टेक्निक टू कनेक्टिंग द कंप्यूटर। मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू सारे के सारे कंप्यूटर को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो नोड, टपोलॉजी, आर्किटेक्चर या रिंग। तो रिंग जो है एक टपोलॉजी होता है, आर्किटेक्चर डायग्राम होता है, नोड कनेक्टिविटी भी में आता है, ये कनेक्टिविटी के अंदर जो आता है। और टपोलॉजी जी के अंदर, टपोलॉजी का मीनिंग ही अपने आप में होता है टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन अ सिंगल लैन। ठीक है, तो इसका मतलब है टपोलॉजी जो है कनेक्टिविटी के लिए आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चाहे बस टपोलॉजी हो, रिंग हो, स्टार हो, मैश हो, हाइब्रिड हो, ये सारी की सारी क्या होती है, टपोलॉजीज होती हैं। सो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ दीज की इज यूज टू व्यू द स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के ऊपर अगर स्लाइड शो आपने देखना है तो F11, F6, F8 या फिर F5। तो मेरे को लगता है तो आपको सभी को पता होगा कि F5 के थ्रू हम स्लाइड शो क्या है यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ये जो है कंपाइलर, कंप्यूटर ऑफिस या इंटरप्रेटर। देखो कंप्यूटर तो जो है मशीन है, तो कंप्यूटर तो होने से रहा, ऑफिस भी नहीं होगा, इंटरप्रेटर भी नहीं होगा। कंपाइलर जो है वो कंपाइल भी करता है, प्रोसेस भी करता है, और उनको चलाने का सारा जिम्मा जो होता है वो किसके होता है, कंपाइलर का। क्योंकि यहाँ पे एक तो लिखा है कि उसको प्रोग्राम को आपने क्या करना है, चलाना है, प्रोसेस करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्या है आपके पास, सीपीयू कैन असेस डैश मेमोरी डायरेक्टली, मेन मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सीपीयू जो है वो किस चीज को है, मेन को, एक्सटर्नल को, सेकेंडरी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीपीयू जो है मेन मेमोरी को एक्सेस करता है, एक्सटर्नल और सेकेंडरी ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, बाहर से। एक्सटर्नल का मतलब होता है जिसे निकाल के अलग से रखा जा सकता है, मेन मेमोरी जो होती है उसी के अंदर रहेगी। ठीक है, तो सीपीयू किसको एक्सेस करता है, मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ रूल फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कमांड लैंग्वेज। देखो प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसीजर से आपने कोई काम करा, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। ये जहां पे तो ये पूछा गया कि कैसे काम करना है, टेलिंग कंप्यूटर को। स्ट्रक्चर का मतलब है आपने बना दिया, फॉलो हुआ नहीं हुआ। तो ये जो काम होता है वो सारा का सारा किससे होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। कमांड सही चली नहीं चली कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, हाउ टू वर्क, वो सारा काम इसके थ्रू रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि पता है आपको कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, उसके कंप्लीट रीजनिंग के सॉल्यूशन आज हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या था इसमें, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन है और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मींस ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। कि ए जो है ए को क्या बनाना है, पैटर्नल अंकल आप लोगों ने बनाना है। तो आपको मतलब पता है कि सबसे पहले हम सिंबल को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्लस का मीनिंग यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूं। प्लस का मीनिंग आपके पास बेटा क्या है, सिस्टर। ठीक है, देन आगे माइनस का मीनिंग है आपके पास मदर। देन आगे आपके पास मल्टीप्लाई का मीनिंग है ब्रदर। और आगे डिवाइड का मीनिंग है फादर। डिवाइड का मीनिंग है आपके पास यहाँ पे फादर।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज द पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल का मतलब होता है पापा का भाई, और पैटर्नल अंकल का मतलब होता है पापा का भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग मेथड लगाएंगे। कटिंग में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कटिंग मेथड क्या है कि हम ए का जेंडर देखेंगे कि ए का जेंडर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पैटर्नल अंकल है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है ए प्लस, प्लस का मीनिंग है सिस्टर, और ये यहाँ पे अगर मैं सारे के सारे बात करता हूं तो सारे के सारे रिलेशन जो चल रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट ही आपके पास यहाँ पे चल रहे हैं। सारे के सारे रिलेशन जो है लेफ्ट टू राइट ही यहाँ पे चल रहे हैं। तो ए प्लस, प्लस का मीनिंग है कि ए इज द सिस्टर, जो कि ए तो भैया पैटर्नल अंकल होगा, तो सिस्टर तो हो नहीं सकता, ए ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। अगला है ए माइनस, माइनस का मीनिंग है आपके पास मदर। देखा जा सकता है कि माइनस का मीनिंग यहाँ पे है मदर, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। या तो आंसर सी में होगा या तो डी में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का मीनिंग ब्रदर है, डिवाइड का मीनिंग फादर है। तो पहले इसको उठाते हैं, ए मल्टीप्लाई सी, सी ऑप्शन को हम ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है आपके पास, ब्रदर। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। डिवाइड है तो सी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ डी। अब हमें सी इज द फादर ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे बी है, ठीक है ना। लीजिए बी आपके पास आ गया। अब बनाना भी यही था कि ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो ए क्या है, पैटर्नल अंकल है किसका, बी का। तो आंसर इज सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। तो सी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं क्या है, बाउल ऑफ स्वीट वाज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ठीक है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रदर्स, 3 ब्रदर के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राजन, सेजल एंड करण, ठीक है। राजन अराइव्ड फर्स्ट एंड एट व्हाट ही थॉट वाज हिज शेयर, सो शेयर ऑफ स्वीट एंड लेफ्ट। मतलब राजन आता है, राजन सोचता है कि जितना भी बचा हुआ है मेरा है, और मैं अपना 1/3 हिस्सा जो है यहाँ पे ले लेता हूँ। 3 भाई हैं तो 1/3 हिस्सा वो ले लेगा। देन उसके बाद सेजल आता है, ही थॉट दैट ही वाज फर्स्ट, सेजल सोचता है कि मैं पहला हूं। 1 टू अराइव्ड एंड एट द नंबर ऑफ स्वीट, तो वो भी अपना हिस्सा समझ के 1/3 हिस्सा पहले ले लेता है। देन आगे क्या है, ही थॉट वाज हिज शेयर एंड द लेफ्ट। लास्टली, लास्ट में आपके पास कौन आता है, करण आता है। लास्टली यहाँ पे कौन आता है, करण आता है। सबसे पहले जैसे राजन आपके पास यहाँ पे आया, फिर आपके पास सेजल आया, और लास्ट में यहाँ पे अब कौन आया, करण आया। करण अराइव्ड है, ही अगेन थॉट ही वाज फर्स्ट वन टू अराइव एंड ही टुक व्हाट ही थॉट वाज हिज शेयर। अब वो सोचता है कि भैया जितना भी है, सबसे पहले मैं आया हूं तो इसमें से एक कटोरा था, उसमें से कुछ रखा हुआ था, उसमें से अपना हिस्सा निकाल लिया 3 हिस्सों में, 3 दो भाइयों के अकॉर्डिंगली में से। इफ 16 स्वीट वर लेफ्ट, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर 16 स्वीट जो है यहाँ पे लेफ्ट हैं इन द बाउल, फाइनली हाउ मेनी स्वीट डिड ही बाउल कंटेन इनिशियली। अब आपसे ये पूछा गया कि जब पहली बारी वो रखा गया था तो इनिशियली कितने स्वीट होंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नहीं चलना चाहिए, इसको लास्ट से हमें यहाँ पे चलना है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास 3 करण से हम बात करते हैं। देखो जब करण आया तो करण ने क्या सोचा कि हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से मेरा हिस्सा मैं निकाल लेता हूं। तो उसने अपना एक हिस्सा निकाल लिया, मतलब उस बाकी जो बच गया, बाकी बच क्या गया 2/3, बाकी बच क्या गया 2/3 ऑफ हिस्सा वहां पे बच गया, क्योंकि उसने अपना तो निकाल लिया था। और बचे कितने स्वीट थे आपके पास, यहाँ पे टोटल 16 स्वीट आपके पास बचे थे। तो बेटा अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, 1 की वैल्यू अगर 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8। 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, 2 की वैल्यू अगर आपके पास 16 है, यहाँ पे देखें 2 की वैल्यू अगर आपके पास 16 है तो आपके पास 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8, x इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अगर भर देंगे तो आपके पास 24 आपके पास बचे होंगे जब करण खा के गया होगा। जब करण खा के चला गया होगा तो आपके पास कितने 24 बचे होंगे वहां पे, जो भी स्वीट वहां पे थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद आया सेजल। अब सेजल जब आया तो सेजल ने भी देखा कि भैया मेरे 2 भाई हैं तो मैं अपना 2/3 जो है निकाले, 1/3 में ले लेता हूँ, 2/3 बच गया है। पर उससे पहले 1 आ चुका था, तो इसमें बच्चे कितने थे 24, है ना। 24 यहाँ पे थे, तो 24 की अगर मैं 1 की यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट की बात मैं अगर यहाँ पे करता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 12। तो 12 अगर यहाँ पे कर देंगे तो 12 × 3 मतलब 36 यूनिट यहाँ पे बचे होंगे जब ये खा के गया होगा।
ठीक है ना। इसमें अगर करते हैं तो यूनिट आप निकाल लेंगे। और अगर मैं बात करता हूं आखिरी में राजन आता है, राजन ने भी यही सोचा कि मैं भैया सबसे पहले आया हूं, तो राजन ने अपना हिस्सा ले लिया और 2/3 छोड़ दिया। तो अब आपके पास यहाँ एक्चुअल में कितने बच गए थे, 36 बच गए थे। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 18 आती है। एक यूनिट की वैल्यू जो आती है वो 18 आती है ना। जैसे एक यूनिट की वैल्यू जो थी यहाँ पे कितनी आई थी, 12 आई थी, यहाँ पे 18 एक यूनिट की वैल्यू आई। तो अगर यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू जो है बेटा 18 निकल के आती है, तो आपको पता है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18 इंटू में 3 कर दोगे कितना आ जाएगा, 54। बात खत्म। 54 आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि इनिशियली जब वो आपके पास यहाँ पे राजन आया था तो 54 यूनिट आपके पास था, 54 यूनिट आपके पास यहाँ पे थे, 54 यूनिट आपके पास यहाँ पे थे। तो यही आपको बताना था कि इनिशियली कितने यूनिट थे, वो थे 54 यूनिट। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है स्टार्टिंग से ना करें, लास्ट से आप लोग ऊपर की तरफ चले और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अब ये है सिलोजिज्म से। इस क्वेश्चन में देखते हैं ऑल नीडल आर थ्रेड, सारे के सारे नीडल मैं यहां पे बना देता हूं, ऑल नीडल आर थ्रेड एंड ऑल थ्रेड आर बॉक्सेस। ऑल थ्रेड क्या है, किसके अंदर आते हैं, बॉक्सेस। यहां पे बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। देन आगे क्या है, ऑल थ्रेड आर बॉक्सेस एंड ऑल ट्री आर बॉक्सेस, सारे के सारे ट्री क्या हैं। अब ट्री यहाँ पे आते हैं, लीजिए बेटा हमने ये भी बना लिया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, नो नीडल इज ट्री, पूरे के पूरे नीडल जो है ट्री नहीं है। नीडल और ट्री के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत। अगला है सम ट्री आर थ्रेड, कुछ ट्री क्या है, थ्रेड है, कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत। अगला क्या है, सम बॉक्सेस आर नीडल, सम बॉक्सेस आर नीडल, हाँ बॉक्सेस का कुछ हिस्सा नीडल के अंदर आता है, बिल्कुल सही है, तीसरा तो सही आ रहा है। चौथा क्या है, सम ट्री आर नीडल, कुछ ट्री आपके पास क्या है, नीडल है। अगर ट्री यहाँ पे है, नीडल है बेटा, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक सही है बाकी 3 गलत है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये आइदर केस बन जाता है, अगर आइदर केस की मैं बात करता हूं तो तीसरा तो फॉलो कर रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरे और चौथे में से ही एक आंसर बनेगा। तो लिखा है ओनली आइदर 1 और 4 एंड 3 फॉलो। 1 और 4 में हमें आइदर चेक करना है। तो 1 में नीडल है, ट्री है, तो यहां पे नीडल है, ट्री है, सम और नो का पेयर बन गया, तो आंसर इज डी ऑप्शन। तो आंसर इज डी ऑप्शन, बात खत्म। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अब अगला क्वेश्चन में आपके पास क्या है, a प्लस बी इंप्लाइज a माइनस बी, मतलब प्लस का मीनिंग माइनस, मल्टीप्लाई का मीनिंग डिवाइड, और माइनस का मीनिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड का मीनिंग आपके पास प्लस। तो इसमें ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा ही करना पड़ता है। 2 तरीके हैं, या तो स्टार्टिंग से करिए या तो लास्ट से करिए। अक्सर मैं यहाँ पे बच्चों को बताता हूँ कि हमें क्वेश्चन को लास्ट से पकड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि 100 में से 90 बार ऐसा देखा जाता है कि आंसर जो है लास्ट में दिया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो है नहीं, तो सी से पकड़ते हैं। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है, 6 + 4 - 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो पहले मीनिंग चेंज करते हैं। प्लस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, माइनस, तो मतलब मैं माइनस लगा देता हूँ 6 और 4। माइनस का मीनिंग आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का मीनिंग क्या है, प्लस, इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन तो आपको पता कि तो खत्म होगी, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब आपको मालूम है बोर्ड मास लगाते हैं, तो ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सबसे पहले जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1। तो 6 - 4 × 1 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। तो इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 4 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं, अब 6 प्लस का है, प्लस का 1 है, तो 6 + 1 7 - 4 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो लीजिए हमें तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट सी से ही निकाल लिया, क्योंकि हमने लास्ट से अप्रोच यहाँ पे करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले यही आंसर आपके पास आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्या है, अब यहां पे क्या बोला गया है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले यहां पे बात करता हूं, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, आई का मतलब है इंडियन, एस स्टैंड फॉर साइंटिस्ट, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिशियन। ठीक है, अब ये यहां पे सारी की सारी वैल्यू है। देन आगे है द रीजन विच रिप्रेजेंट नॉन इंडियन साइंटिस्ट
हु आर पॉलिटिशियन, मतलब आपको पॉलिटिशियन भी चाहिए, तो पॉलिटिशियन का मतलब तो यहाँ पे ये पी है, ये पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिटिशियन को। ठीक है, पहले तो पॉलिटिशियन का हमने मार्क कर लिया, फिर था नॉन इंडियन। नॉन इंडियन जो आई का इंडियन है, तो नॉन इंडियन में आपके पास ये बना। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको जो कंसीडर करना है वो मैं आपको बता दूं। देखो यहां पे ना एक ये हिस्सा आप कंसीडर नहीं कर सकते, ये कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हिस्सा तो इंडियंस का है, ये हिस्सा तो इंडियंस का है, तो ये तो कंसीडर किया ही नहीं जा सकता। मतलब इसके अलावा यहां पे जो बचा हुआ है, ठीक है, तो इन पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट के बीच में एक ही कॉमन वैल्यू आई, दैट इज एफ। एक ही कॉमन वैल्यू आई, दैट इज एफ, आपके पास यहां पे कॉमन वैल्यू आई, तो बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, आंसर यहां पे बनेगा कि जो क्या है, नॉन इंडियन है। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओड डेज देयर इन 527 डेज। देखो जब भी आपके पास ऐसा आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओड डेज निकालने के लिए इसे डिवाइड करना है 7 से। 527 डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, अगर इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 75 पे चला जाएगा आपके पास 525। ठीक है, और ओड डे कितने बच जाएंगे, 2। तो इसका मतलब है ये क्या है, ओड डे, और ये क्या है, नंबर ऑफ वीक्स, हफ्ते। तो इतने हफ्ते आपके पास है और इतने यहां पे, तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन जो है वो एक सीरीज से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जॉर्ज इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। लो जी, एक रो है जिसमें जॉर्ज आपके पास एक बंदा है जो कि 5th फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से 5th है। देन आगे आपके पास क्या, पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अ चिल्ड्रन। इफ पीटर शिफ्ट बाय 3 प्लेसेस टूवर्ड जॉर्ज। पीटर जो है जॉर्ज की तरफ शिफ्ट करता है, कितने प्लेस, 3 प्लेस। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस। ठीक है, तो यहां पे कौन आ गया अब आपके पास, पीटर। ये इसने कहा है ही बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे बोला कि अब इसी को यहां ले लो कि पीटर जो है वो 10th आ गया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10th आ गया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आपके पास यहां पे ये दे दिया गया है। देन आगे क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ए रो। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं तो एक ही बंदे की ये फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों को याद होगा, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। अब एक ही बंदे की अगर 2 बड़ी वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो पीटर जो है राइट हैंड से 12 पे है, अगर पीटर की ही लेफ्ट हैंड से पता चल जाए तो दिक्कत ही कोई नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड से, यहाँ पे ये 10 पे है, फिर 10 के बाद 11, 12 और 13। तो यहाँ पे एक ही बंदे की हमने वैल्यू पहले 13 निकाल ली, फिर 12 निकाल ली, फिर -1 कर दिया, तो सीधा ही 24 आप लोगों ने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन से है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए सेड टू बी, ए सेड टू बी दैट बी इज मदर, कि बी इज मदर, बी की जो मम्मी है, बी की जो मदर है, ठीक है, बी इज मदर वाज मदर इन लॉ ऑफ एज मदर, कि ए की जो मदर है, ए की जो मदर है ये ऐसे है, बोला कि ए की जो मम्मी है, अब बी की जो मम्मी है वो ए की मम्मी की सास है, इसका मतलब था बी की जो मम्मी है वो ए की मम्मी की सास है, बी की जो मम्मी है वो ए की मम्मी की सास है। अब पूछा है हाउज एज मदर रिलेटेड टू बीज मदर, ए की मदर जो है वो बी की मदर की क्या लगती है, तो ए की मदर और बी की मदर की क्या लगती है, उसकी बहू लगती है। बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। बात खत्म, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से, आई एम फेसिंग साउथ। अगर मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूं,
आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मतलब मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ। तो उसने कहा है आई एम फेसिंग साउथ, मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ। साफ तौर पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आई एम फेसिंग टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ। आई टर्न राइट, अब देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो राइट में इस तरफ जाऊंगा, फिर राइट में इस तरफ जाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, राइट लिया, और राइट कितना लिया और कितना चला मैं, 20 मीटर। राइट कितना लेके मैं चला, 20 मीटर, ठीक है ना। लीजिए 20 मीटर। देन आगे है, देन आई टर्न्ड अगेन राइट एंड अगेन वॉक 30 मीटर। यहां से राइट ले लो और ले लो 10 मीटर। देन आई टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, यहां से लेफ्ट ले लो 10 मीटर। एंड देन टर्न्ड राइट एंड वॉक 20 मीटर, यहां से फिर से राइट ले लो और यहां पे 20 मीटर ले लो। देन आई टर्न्ड अगेन राइट एंड वॉक 60 मीटर, यहां से राइट ले लो, 60 मीटर चल लो, कुछ यहां तक पहुंच जाओगे तुम, ठीक है। अब पूछा क्या है, विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहां से खड़े होके देखता हूं तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो इस तरफ अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट आपके पास आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, बी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो आपसे ओड वन आउट पूछा गया है, एग्जाइटी, वरी, इनहेबिट या फिर क्यूरियोसिटी। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जाइटी, वरी या इनहेबिटेशन, आपके पास तीनों के तीनों नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर इज डी ऑप्शन। यहाँ पे इन तीनों से क्या है, अलग जो है निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन एनोलॉजी से है, तो यहाँ पे है PALE, तो यहाँ पे LEAP और निकालना गया है POSH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो सेम यहाँ करना पड़ेगा फर्स्ट लास्ट में, फर्स्ट लास्ट में कर दोगे तो P आ जाएगा। आपके पास सेकंड लास्ट जो था वो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा S, फिर उसके बाद H, फिर यहाँ पे OP, शॉप, SHOP, C ऑप्शन आंसर बन जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां से 3 से लेकर 7 में कितने का गैप है, प्लस ऑफ 7 का, यहाँ पे प्लस ऑफ 9 का, यहाँ पे प्लस ऑफ 11 का, तो सीधी मिल गई 7, 9, 11, आगे कितना आना चाहिए था, 13 का। तो 13 तो नहीं आया, 12 का आया, तो 42 यहाँ पे जो है आंसर आ गया, क्योंकि 43 यहाँ पे आना चाहिए था, 42 आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास है 10, 100, 200, 300, 10 और अगला नंबर। तो यहां से यहां अगर गए हैं तो कितने का गैप है, 90 का गैप है। यहां से यहां गए हैं तो कितने का गैप है, आपके पास 100 का गैप है। यहां से यहां गए हैं तो आपके पास 110 का गैप है। यहां से यहां गए हैं तो आपके पास 120 का गैप है। तो अगर 120 की गैप की मैं बात करता हूं तो 430 आपके पास आंसर आ जाएगा। डन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास रॉन्ग टर्म निकालना। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन फिर से आपके पास यहाँ पे रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक वर्ड है सिक्किम, SIKKIM, तो इसका है THLJJL और निकालना किसका है, TRAINING। लो जी, तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, +1, 9 है, 8 है, -1, 11 है, 12 है, -1, 11 है, 10 है, -1, ठीक है। +1 -1 +1 -1, आगे फिर से क्या हुआ है, 10 है, 9 है, 10 आ गया आपके पास 9 से 10 आ गया, +1, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, -1, तो मतलब सीधी समझ में आ गई, +1 -1 +1 +1 -1 लो जी, तो टी से 1 प्लस कर दोगे तो आएगा यू, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब मैं अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कटिंग लगा रहा हूँ, अगला ऑप्शन में काट रहा हूँ। अगला है माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा एफ और यहाँ पे आएगा यू,
तो आपके पास ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन। पूरा तो करना ही नहीं, क्यों? क्योंकि सारे ही कटेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम इन द सेकंड प्लेस। सेकंड की अगर बात करता हूं तो आपके पास सबसे पहले है जी आर। जी आर, जी आर सभी में कॉमन है। जी आर ई, जी आर, देखो जी आर ओ आई, ठीक है। जी आर ई ए, जी आर ई ए, यहां तक तो सेम है। जी आर ई, जी आर ई ए, ठीक है। जी आर ई ए, अगर एक ही, अगर जी पहले मैं लिख ही लेता हूं, चलो। जी आर ई ए, एक काम करते हैं आपके लिए ऐसा लिख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। जी आर आई एन डी, जी आर ओ डब्ल्यू टी एच, जी आर ई ए टी एंड जी आर ई ए एस ई। तो सबसे पहले जी आर आई जी, तो जी आर, जी आर, जी आर, जी आर। अब ई ई ए, टी का नंबर होता है 20, एस का नंबर होता है 19। तो नंबर 1 पे तो ये आ जाएगा जी। नंबर 2 पे क्या आएगा? ये। तो ग्रेट आपका आंसर बन जाएगा। ग्रेट आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, होपफुली यहाँ पे सारी बातें सभी को क्लियर हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 25.8। तो 5 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है? 25.8 है, ठीक है। व्हेन ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, then the average weight is increased by 3.9 kg, then find the approximate weight of the new student। ठीक है, उसने पूछा कि तो अप्रोक्सीमेट वेट कैलकुलेट करना है नए स्टूडेंट का। अगर हम बात करें कि अगर कुछ भी एवरेज इंक्रीज ना होता तो उसका वेट 25.8 तो रहता ही रहता, ठीक है। अब इंक्रीज कितने से हुआ है? 3.9 से इंक्रीज हुआ है और ये सभी में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा इंटू 6, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 30 प्लस 9 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 180 और 54 2, ठीक है। तो ये कितना बनता है? 23.4, ठीक है। 23.4, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 5 प्लस 3 8 1 और 49.2। तो अप्रोक्सीमेट उसने पूछा था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन मोहित। ये मोहित है और ये उसके फादर हैं। अगर मोहित की एज x है तो उसकी फादर की एज है ना 3 टाइम्स मोर, मतलब उससे 3 गुना ज्यादा, तो 4x होगी, ठीक है। क्या उसके, ठीक है, रेशो में ही कर लेते हैं, इसको रेशो में लिख लेते हैं 4:1। x का यूज ही नहीं करते तो ये कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, ही वुड बी 2.5 ऑफ मोहित एज। 2.5 का मतलब है कि 5/2, कि अगर 8 साल बाद मोहित 2 साल का है तो उसके फादर कितने हैं? 5 है। देखो यहां से भी 1 का डिफरेंस है, यहां से भी 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। उसके बाद उसने पूछा आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, अगले और 8 साल बाद। तो पहले तो यहां से निकालो, ये कितने का होगा? 40, और ये कितने का होगा? 16, ठीक है। अगर 16 होगा, 46 नहीं 16 होगा, ठीक है। अगले 8 साल बाद ये 24 और ये 48, तो उसने पूछा है कि कितने टाइम्स होगा? देखो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, कि अगर मान लो पहले 100 था तो अब कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। If family reduces consumption in such a way that the expenditure on sugar only increase by 15%, तो 100 से इंक्रीज होकर 115 हो जाएगा। तो वो कितने रुपए का कंजम्पशन कम करेगा? 5 का कितने के ऊपर? 20 के। तो मतलब 1/24 का कम करेगा। अगर वो पहले 24 किलो ले रहा था तो अब 1 kg क्या लेगा? कम लेगा। इफ 24 kg, पहले 24 kg ले रहा था
तो उसने पूछा कि अब कितना लेगा, अब वो लेगा 23 kg, क्योंकि 1 का कम लेगा 24 के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होती है 3/20। ठीक है, कि अगर एक आर्टिकल का जो सीपी है 20 है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 23 होगा। ठीक है, और दोनों का उसने यहां पे हमें क्या बताया है कि दोनों का जो सीपी है वो सेम है। इफ वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अदर फॉर 1500 मोर देन द फर्स्ट, और दूसरे को पहले से 1500 रुपए ज्यादा में सेल किया गया। ठीक है, अगर ये 20x है तो इसको मैं 23x कर लेता हूं, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 23x प्लस 1500 होगा। इसका सीपी तो 20x ही रहेगा। ठीक है, इफ द नेट प्रॉफिट इज 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, कि अगर टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, वो उसको 30% का हुआ है। देखो टोटल सीपी कितना हो गया 40, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं 30% प्रॉफिट की बात करूं तो 12x, तो 40x प्लस 12x मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा 52x के इक्वल आना चाहिए। तो ये और ये कितना आ रहा था आपका 46x प्लस 1500, तो 46 प्लस 52 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6x है, तो यही आपकी वैल्यू क्या थी 1500। तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो मैं इसको डिवाइड करूंगा पहले 2 पे और फिर 5 पे, 250। x की वैल्यू क्या आ गई 250 आ गई। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो 250 इंटू दिस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Radhana buys rice at the rate of 10 rupees per kg and sells in order to earn a profit of 40%. However, her faulty balance shows 1000 gram when it is actually 800 gram. What is the actual profit? देखो वो क्या करता है कि सबसे पहले तो सीपी के ऊपर 40% की बात करती है। 40% का मतलब है 2/5। अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो लूं तो अगर वो 5 रुपए का आर्टिकल है तो उसको वो 7 रुपए में सेल करना चाह रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद उसने पूरा 1000 ग्राम का तो पैसा लिया, बट एक्चुअल में वेट कितना दिया सिर्फ 800 ग्राम दिया। तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, ये कितना अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से 2 पे और इसको 4 पे करेगा तो 4/7, तो उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर 4 के ऊपर, और 3/4 किसका मतलब होता है 75%। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रवि इन्वेस्टेड 18,000 इन ए स्कीम ए विच ऑफर 15% सिंपल इंटरेस्ट। 15% सिंपल इंटरेस्ट है 18,000 के ऊपर इन ए स्कीम, and 15,000 in scheme B which offer 18% compound interest. Find the difference between the interest earned from these two banks at 2 years. देखो 15% अगर 2 के लिए लगेगा तो 30%, और इसका मैं अगर मैं 30% कैलकुलेट करूं तो स्कीम ए से उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो 54,000 मिलेगा, 5400 रुपए मिलेगा। ठीक है, और यहां से उसको 18% मिला 2 इयर्स के लिए, तो मतलब 36 तो मिलेगा ही। ठीक है, उसके पास 3.24 अगर मैं बात करूं तो ये 39.24 मिलेगा। मतलब मैं अप्रोक्सीमेट अगर 15,000 का अप्रोक्सीमेट 40% ही कैलकुलेट करूं तो मतलब 6,000 उससे थोड़ा सा कम बनेगा। ठीक है, मतलब 5900 समथिंग। ठीक है, तो ये लगभग अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा 486। क्योंकि देखो 5400 और इसके बीच का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो वैसे में 39%, इसका 1% कितना होगा 150 होगा। ठीक है, तो 150 से भी हमें तो 0.75 लेना है। वैसे इसका 3/4 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, पहले 3 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद कितना मिलेगा 37 पे डिवाइड करेगा, या 38 पे भी डिवाइड कर सकते हो, तो 111। लगभग 111 अगर इसमें से आप कम करते हो तो लगभग देखो अप्रोक्स कैलकुलेट करो तो 486 ही बनेगा आपका। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर अपना टाइम सेव करना है अपने को
4 men and 6 women can complete a piece of work in 8 days and 3 men and 7 women. 4 men and 6 women ये कितने डेज में कर रहे हैं? 8 डेज में कर रहे हैं. एंड 3 men and 7 women ये कितने डेज में कर रहे हैं? आपका 10 डेज में कर रहे हैं. ठीक है, ये कितने डेज में कर रहे हैं? 10 डेज में. 2 से डिवाइड करो 4 और 2 से डिवाइड कर दिया 5. मल्टीप्लाई करो. 8 men 24 women 15 men और इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास? 35 women. ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो यहां से हमारा 7 men 7 मैन किसके इक्वल है? 11 वुमेन के इक्वल है. तो यहां से मैन और वुमेन का रेशो क्या आ गया? 11:7 आ गया. मैन और वुमेन का रेशो क्या आ गया आपका? 11:7. उसके बाद वो कह रहा था इन हाउ मेनी डेज 20 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क. हमें पता है कि 4 मैन, मैन की एफिशिएंसी क्या है? 11. 4 into 11 प्लस 6 वुमेन और ये कितना हो जाएगा? 6 into 7. ये कितने डेज में करते हैं? 8 डेज में. और हमें तो कैलकुलेट करना है कि 20 वुमेन कितने डेज में करेंगे? 20 into 7 into डेज. ठीक है, देखो ये कितना मिल रहा है? 44. ये कितना मिल रहा है? 42. ये कितना हो जाएगा? 44 और ये 86 into 8 इज इक्वल टू 20 into 7 into डेज. ठीक है, एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? सॉरी, हाँ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में, क्योंकि तभी नंबर ऐसे बन रहे थे लास्ट में जो डिवाइड नहीं होंगे. यहां से हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रखी है. ये 4 into 4 था. 4 into 4 16 मैन आ जाएंगे. तो अब करेंगे तो 1 मैन किसके इक्वल आ जाएगा? 11 वुमेन के इक्वल आएगा. तो अब देखो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 11:1 हो जाएगी. पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया था. तो ये हो जाएगा 4 into 11 प्लस 6 into 1 into 8 इज इक्वल टू 20 into 1 into डेज, क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी तो क्या है? 1. 11 into 4 44 प्लस 6 50. 50 into 8 इज इक्वल टू 20 into डेज. देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 इसको 4 पे डिवाइड करेगा. 5 into 4 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी लास्ट में. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 28 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same work in 24 days. 28 men 15 डेज में कर रहे हैं और 15 वुमेन 24 डेज में. 15 से 15 कैंसिल करें, 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करें, ये 6 और ये 7. तो यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा? 6:7 बनेगा. ठीक है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 30 मैन इन 1 डे? 30 into 6 and amount of work done by 18 women in 1 day. 18 into 7. 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 10, तो 10:7. 10:7 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन इन हिंदी एंड इंग्लिश आर इन द रेशियो 4:5. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो किस रेशियो में है? वो 4 और 5 के रेशियो में है. ठीक है, while the marks scored by Mohan in maths and science is 5:6. He scored 36 marks more in science than English. अच्छा, दोनों का अब अलग अलग यूज किया गया है. अगर ये 4x और ये 5x है तो इसको मैं 5y और 6y कर लूं. ठीक है, 36 ज्यादा स्कोर किए हैं साइंस में, किसके कंपैरिजन में? इंग्लिश के कंपैरिजन में. तो मतलब 6y minus 5x is equal to 36. ठीक है, and 32 marks more in math. 5y minus in हिंदी के कंपैरिजन में कितने थे? 32.
ठीक है, दो इक्वेशन बन गई है, दो वेरिएबल आपके पास है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको 5 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना मिल जाएगा 30y माइनस 25x इज इक्वल टू 180, 36 इंटू 5, ये हो जाएगा 30y माइनस 24x इज इक्वल टू 32 इंटू 6 मतलब 192। अब साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, किससे ये कैंसिल, तो माइनस एक्स किसके इक्वल है, -12 के, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई आपकी 12 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब x की वैल्यू को हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 6y माइनस 12 इंटू 5 60 इज इक्वल टू 36, तो 6y की वैल्यू क्या हो जाएगी 96, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 16 हो गई। उसने पूछा था हमसे फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिंदी एंड साइंस, हिंदी में कितना था 4x मतलब 4 इंटू 12, और साइंस में कितना था 6 और इंटू 16। ठीक है, 4 अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 से ये 2 पे डिवाइड करेगा, 8 इसको 2 पे डिवाइड कर देगा, तो 1:2, ऑप्शन डी 1:2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अर्चित एंड सैंडी एंटर इनटू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 2:3 and the ratio of time for which they invest is 4:5. If the profit earned by Sandy is 420 more than the profit earned by Archit, then find the total profit. देखो कैपिटल का रेशियो क्या है 2:3, टाइम का रेशियो क्या है 4:5, तो ये कितना बनेगा 8 और ये कितना बनेगा 15, तो कितना ज्यादा लगाया 7, और 7 की वैल्यू क्या है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, तो टोटल प्रॉफिट कितना था 23, तो 1380 रुपए, 1380 रुपए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,20,000, ए इन्वेस्ट 6,000 मोर देन बी एंड बी इन्वेस्ट 30,000 लेस देन सी। देखो ए बी सी तीनों की इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं कहूं कि ए की इन्वेस्टमेंट एक्स, बी की इन्वेस्टमेंट एक्स है, तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी x प्लस 60,000। ठीक है, अगर हमने यहाँ बी को x लिया है, और तो c कितना हो जाएगा, c x प्लस 30,000 हो जाएगा, इन सबको ऐड करो तो 3x प्लस 90,000 इज इक्वल टू 7,20,000, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 63 सॉरी 6,30,000, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21,000 हो जाएगी, 21,000 सॉरी ये 2,10,000, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,10,000 रुपए। तो b ने 2,10,000 रुपए लगाए थे, इसने 2,24,000 रुपए लगाए थे, और इसने आपके 2,70,000 रुपए लगाए थे। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे 7, 8 और 9, तो इन तीनों ने 9, 7 और 8 के रेशियो में पैसा लगाया था, ऐड करोगे तो टोटल 24 यूनिट बनेगा, जो कि इसके इक्वल है 86400 डिवाइड बाय 24, डिवाइड करो, पहले 3 पे डिवाइड करेगा 72, फिर 144, फिर 6 पे डिवाइड करेगा 3600, तो उसने पूछा किसका बी का था, तो 3600 इंटू 700, तो 25,200 रुपए, ऑप्शन बी 25,200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 25,200। The ratio between the rate of speed of traveling of A and B is 2:3। स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा। इफ ए टेक 20 मिनट्स मोर, 20 मिनट्स मोर मतलब ये ए है और ये बी है आपका, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है आपके पास 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ठीक है, इफ ए हैड वॉक्ड द डबल द स्पीड, अगर वो डबल स्पीड से जाता है, हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर देखो पहले 60 की स्पीड से कवर कर रहा था, मतलब 60 मिनट में कवर कर रहा था, अब स्पीड डबल करेगा तो टाइम आधा हो जाएगा, तो मतलब 30 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर
take 18 seconds to pass a platform and 12 seconds to pass a man walking at 5 km per hour in opposite direction. 25 plus 5 30 30 into 5 by 18 into 12, 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 से डिवाइड करेंगे 10। तो यहां से अगर ट्रेन की लेंथ की बात करें तो ट्रेन की लेंथ कितनी है आपकी 100। ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 है। और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 बाई 18 इंटू 18 मतलब 125। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 125। तो यहां से प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है आपके पास 25। उसने पूछा था लेंथ ऑफ ट्रेन इन हाउ मच मोर, कितना ज्यादा है 100 और 25 तो 75 ज्यादा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछा है तो जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 12 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। HCF of two numbers is this and LCM is this. If one number is 275, find the other number. HCF into LCM is equal to product of numbers. Sorry, product of numbers. सेकेंड नंबर तो अपने को कैलकुलेट ही करना है, इसको x मान लिया। 11 से डिवाइड करते हैं, पहले 11 से डिवाइड करेंगे 2 पर, फिर 5 पे डिवाइड करेगा। 25 इसको 100 को 4 पे, तो 77 इंटू 4, 77 इंटू 4 कितना होता है आपका 308। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मॉक नंबर 34 जो वीकली हमारा एक मॉक टेस्ट ਜਾਂਦਾ है जी। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ इंग्लिश वाला ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ डिस्कस करूंगे इस क्लास 'ਚ। ਤਾਂ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਜੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਡੇਜ਼ ਟੋਇਲ ਹੀ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਫਟੀਗ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡੇਜ਼। ਫਟੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फटीग? फटीग ਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥਕਾਵਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਥਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ? એનર્ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ मीनिंग ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। सेकंड क्वेश्चन जी आप गल करिए स्टूडेंट तो सेकंड क्वेश्चन है साडा स्क्रीन ते ये कहंदा दोज इन डिस्ट्रेस शुड नॉट लाफ्ड एट बिकॉज दे डिजर्व आर सिंपैथी। सिंपैथी हुंदा जी काइंडनेस, कि जेडे बंदे दुख च हुंदे, तकलीफ च हुंदे, डिस्ट्रेस मतलब दुख हुंदा, तकलीफ हुंदा है। शुड नॉट बी लाफ्ड एट मतलब उन्हां दे उत्ते सानू हसना नहीं चाहिए बिकॉज दे डिजर्व आर सिंपैथी, वो साडी सहानुभूति चाहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रेस दा आंसर की जाऊगा। जे ट्रबल आपां करिए तो इत्थे तुसीं ध्यान रखना है ऑपोजिट दे रहे हैं, राइट। तो ऑपोजिट दे रहे हैं तो उल्टा वर्ड तुसीं देना है। तो ट्रबल तो इहदा सिमिलर बन सकता है, ठीक है। एडवर्सिटी भी दुर्भाग्य होंदा, तो ये दोनों तो ये सिमिलर हो सकते हैं बट ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो हुण ऑपोजिट जे आपां इत्थे प्रॉस्पेरिटी करिए, एफिलेंस करिए। एफिलेंस इज रिलेटेड टू वेल्थ, धन बेसिकली, और प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धशाली। तो हुण इहनूं तो दोनों मिलते जुलते वर्ड है बट इत्थे ज्यादा जिहड़ा एप्रोप्रिएट बनता है वो प्रॉस्पेरिटी बनता है, राइट। डिस्ट्रेस दा जिहड़ा राइट ऑपोजिट बनेगा दैट वुड बी प्रॉस्पेरिटी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Find out the part which has an error in the following sentences. If there is no error, your answer is 4th। कहता भी इन्हां च ऑप्शन लभो कि केड़ा पार्ट इत्थे गलत है। तुहानूं पता है पंजाब दे पेपर च 2 एरर पूछे जाते हैं जी। तो कहता आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर शॉज। एक राइटर है जॉ बर्नार्ड शॉ, इन्हां दा पूरा नाम है। हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, राइट। तो कहता स्टेटमेंट है आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉज, ठीक है। हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ आवर एज, राइट। तो इत्थे की हुंदा है कि उदा तो आपां पढ़िया कि लिविंग बीइंग दे लई सानू एपोस्ट्रोफी एस लिखना पैंदा है, ठीक है। आपां पोजेशन शो करदे जिद्दां राम्स कार, राइट।
ਰਾਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮਸਕਾਰ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਮਸਕਾਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਚੌਥਾ, मतलब कोई एरर नहीं है ਇਹਦੇ ਚ, क्योंकि प्लेस ऑफ शाज इतने सही लिखा है, ठीक है। प्लेस ऑफ शाज या साज प्ले होएगा इतने, ठीक है। डी नहीं होएगा स्टूडेंट, इधर राइट आंसर बनेगा साडा ऑप्शन नंबर दूआ, ठीक है। इधर तुसी राइट आंसर करो, एक मिनट। सेकंड आंसर बनेगा साडा, ठीक है, क्योंकि इतने लिविंग दी गल हो रही है, लिविंग पोजेशन है, ठीक है, लिविंग पोजेशन है। तो इतने होना चाहिए सेकंड च होना चाहिए प्लेस ऑफ शाज दी थां ते आना शॉज प्ले, राइट, क्योंकि इतने हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इधर जो एंटीसीडेंट है वो लिविंग है, लिविंग दे उत्ते लिविंग का पोजीशन दिखा रहे हैं, तो लिविंग पोजीशन लई सानू एपोस्ट्रोफी एस पाना पैंदा है, ठीक है। नॉन लिविंग पोजीशन लेग्स ऑफ टेबल, ब्लेड ऑफ फैन, तो उत्थे आपां ऑफ दी हेल्प लेंदे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे लिविंग पोजीशन है तो शॉज प्ले होना चाहिए। तो आंसर है साडा इत्थे सेकंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। I am sorry I did not know, ये भी error find in the question है जी। I am sorry I did not know that you have left your coat here when you came to see me last Thursday, right। जब भी ये टाइम का रेफरेंस आ जाता है, लास्ट थर्सडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट संडे, जे तुहानू वाकई च दिता हो टाइम, तो उहदे नहीं जद भी कदे आपां पास्ट दे टाइम नू एम्फेसाइज करदे तो उहदे नाल सिंपल पास्ट ही लिखिया जाता है। तो मतलब तीजा ऑप्शन तो इत्थे सही है, बट इत्थे पास्ट च गल चल रही है, तो कि इत्थे हैव आऊगा, नहीं आऊगा, राइट। तो इधर सेकंड आंसर बनेगा जी, ठीक है, सेकंड आंसर होएगा। इतने तुसी चाहे लेफ्ट लिख दो, चाहे तुसी यू हैड लेफ्ट योर कोट हेयर, ठीक है। हैव दी थां तुसी हैड भी लिख सकते हो, बट उत्थे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लग सकता, तो आंसर बी बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑल दैट इज ह्यूमन, अच्छा देना की है इन केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट, मतलब इंप्रूवमेंट का सवाल है, जिहड़ी ये चीज इत्थे बोल्ड कीती है, जे तुहानू लगदा है ये सही लिखिया है सेंटेंस दे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब नाल, तो आंसर नो इंप्रूवमेंट होएगा। जे इनू तुसी चाहते हो कि इहदी थां ते कुछ हो सकता है, तो वो ज्यादा वधिया ऑप्शन बनती है, तो उन्होंने तुसी रिप्लेस कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चन का नाम पाया जी, इंग्लिश इनू कहंदे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कहंदा ऑल दैट इज ह्यूमन मस्ट रिवर्ट इफ इट डजंट एडवांस, ठीक है। तो इत्थे रेट्रोग्रेड होगा, रिवर्ट का मतलब रिवर्ट हुंदा है जिद्दां तुसी कोई मैसेज टाइप करदे हो, तो तुसी आगे तो बोलदे हो कि काइंडली रिवर्ट, और रिवर्ट दे नाल कदे आपां बैक नहीं लिखते। तो रेट्रोग्रेड होना चाहिए, ऑल दैट इज ह्यूमन मस्ट रेट्रोग्रेड इफ इट डजंट एडवांस, ठीक है। तो अगर वो मतलब एडवांस नहीं है, तो मतलब वो थोड़े रेट्रोग्रेड भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये बोलना चाह रहे थे। नेक्स्ट के अंदर राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम हियर, तो 3 years मतलब इतने टाइम का रेफरेंस आ गया, ड्यूरेशन दिंदा पिया फॉर 3 years, ठीक है। तो फॉर 3 years है, तो ड्यूरेशन लिए आपां की लिखते हैं जी, राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम हियर, ठीक है। तो व्हेन हिज पेरेंट्स केम हियर, हुण बाद वाला जिहड़ा वाक्य है जी, इहदा भी ध्यान रखना। इत्थे हुण आपां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाइए या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाइए, या तुसीं ध्यान रखना है कि आगे प्रेजेंट परफेक्ट आऊगा या पास्ट परफेक्ट आऊगा इत्थे, ठीक है, क्योंकि बाद इत्थे केम लगदा पिया, तो आंसर है सी। क्योंकि लेटर ऑन जी स्टेटमेंट है ये साडी पास्ट से है, पास्ट से तो अर्लीयर टेंस भी आपां पास्ट ही रखना पैना सानू। नेक्स्ट आ गया साडा जंबलिंग का सवाल है, ठीक है। PQRS लिखा जिथे नेम्ड PQRS, 4 स्टेटमेंट है जी, उन्होंने तोड़िया ऑप्शन, ठीक है। एक स्टेटमेंट इदा लिखिया 4-5, ठीक है। तो ये पहला नंबर 6 नंबर, मतलब फर्स्ट तो स्टार्टिंग दी पई है तुहानू, ते एंडिंग भी इत्थे दी पई है, ठीक है। तुसीं इत्थे लभना है कि कित्थों फर्स्ट नाल केड़ी कनैक्शन बनेगा, सैकेंड नाल केड़ा बनेगा, ते तीजे नाल केड़ा बनेगा, ठीक है। तो इत्थे आपां देखिए कहंदा द कमिंग ऑफ कंप्यूटर स्पार्क्ड द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स, द कमिंग ऑफ कंप्यूटर स्पार्क्ड द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स, राइट। हुण इस तो बाद की होएगा, द कमिंग ऑफ कंप्यूटर लई इत्थे देखो की लगांदा पिया इट इज, ठीक है। तो इस तो बाद पी, इस तो बाद दिस आऊगा या इट आऊगा या वैन आऊगा, वैन तो नहीं आ सकता, वैन मतलब कब, वैन यू प्रेस, की प्रेस करेंगे आपा, ठीक है। सो द कमिंग ऑफ कंप्यूटर स्पार्क द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स। तो इस तो बाद इट जेड़ा प्रनाउन लगांदा पिया कंप्यूटर वास्ते लगांदा पिया, नाउन साडा कंप्यूटर है, तो इहदे मतलब पी तो स्टार्ट होएगा। हुण पी वाली 3 ऑप्शन है, ए बी है, सी बी है, डी बी है, बी तक कट होगी, आर वाली ऑप्शन पहले नहीं आनी, वेन वाली। इस तो बाद कहंदा क्यू आऊगा या आर आऊगा, हुण पी तो बाद आर देखिए, इट इज सिलिकॉन चिप दैट इज एट द हार्ट ऑफ द रिमोट कंट्रोल, ठीक है। फिर इस तो बाद कनेक्शन किदा बनेगा, क्यू दा, दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम, दिस प्रोड्यूस मतलब की प्रोड्यूस करूगा,
इट इज सिलिकॉन चिप ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ when you press the button on the remote control the chip sets off मतलब कनेक्शन लभने होंगे इतने चिप का रेफरेंस है तो इतने भी तो चिप का रेफरेंस है तो इतो मतलब पी तो मतलब आर आऊगा ठीक है पी तो बाद आर इतने जो है सी ऑप्शन है तो इधर राइट आंसर सी बनेगा साडा अगे ऑप्शन च देखिए ठीक है सेम वही क्वेश्चन है जी पी क्यू आर एस के 2 सवाल बनते हैं पेपर च ठीक है तो ये देखिए जी आप तो कहता इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश वाज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट इन इंग्लैंड ओनली इन 1828 राइट फिर इस तो बाद आप देखना कि केड़ा सेंटेंस बनता पाया ठीक है जी तो इस तो बाद द कोर्स ऑफर्ड वाज इतने कोर्स की गल हो रही है इतने लैंग्वेज की गल हो रही है तो ये तो पी तो नहीं आऊगा इस तो बाद आएगा एस साडा इंस्टेड it was offered in the newly started even then it was not offered in prestigious university like Oxford ठीक है कहता it is interesting to note that English was offered as a subject in England only in 1828 only भी लगाता पाया ना थे कि केवल 1828 में even then it was not offered in prestigious universities like Oxford तो मतलब एस आऊगा इस तो बाद तो एस वाली 2 ऑप्शन है साडे कोल एस तो बाद इतने आर दिंदा पिया आर मतलब इट वाज ओनली इन 1831 दैट इंग्लिश लिटरेचर वाज ऑफर्ड एट किंग्स कॉलेज फिर क्यू दिंदा पिया क्यू बोलदा इंस्टेड इट वाज ऑफर्ड इन द न्यूली अब यहाँ पे ऑफर्ड कर रहा है ठीक है यहाँ इतने वाज नॉट ऑफर्ड इतने कहता पिया द कोर्स ऑफर्ड वाज ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज तो इस तो बाद आऊगा पी मतलब एस तो बाद आऊगा क्यू सॉरी इट वाज ऑफर्ड तो आंसर इधर डी बनेगा जी पूरा इधर बनेगा इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश वाज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट इन इंग्लैंड ओनली इन 1828 इधर लिंक बनया जी इस स्टेटमेंट नाल एस नाल इवन देन इट वाज नॉट ऑफर्ड इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड फिर क्यू आ गया इंस्टेड इट वाज ऑफर्ड इन द न्यूली स्टार्टेड यूनिवर्सिटी कॉलेज फाउंडेड इन 1886 फिर पी आ गया द कोर्स ऑफर्ड वाज ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉट ऑन लिटरेचर फिर आर आया लास्ट इट वाज ओनली 1838 क्योंकि 28 तो बाद सीधा आप एंड चाहिए जाऊगा 1831 that English literature was offered at King's College फिर before that only class in Greek and Latin were taught at Oxford तो मतलब थोड़ा जा घुमा के है बट आंसर इधर बनेगा साडा डी आगे देखिए when the conductor blows the whistle the driver stops the bus ठीक है तो तुसी इत्थे देख लो पूछदा की पिया है कहंदा पिया कि इधर पैसिव वॉइस दो जी एक्टिव तो पैसिव बनाना है ठीक है सो तुसी हुन इधर पैसिव when the conductor blows the whistle when the whistle is blown by the conductor the bus is stopped by the driver हुन ये इत्थे साडा प्रेजेंट इंडेफिनिट है the driver stops the bus तो इंडेफिनिट च की हुंदा कि इज दा मान लगाना पैंदा पैसिव वॉइस सो when the whistle is blown by the conductor ठीक है ये भी साडा प्रेजेंट है तो ये भी नहीं सही मोड़िया when the conductor blows इत्थे तो चेंज ही नहीं कर रहा when the whistle is blown by the conductor the bus is stopped ठीक है ये इत्थे पैसिव वॉइस गलत बना रहे आगे ठीक है किदे द्वारा स्टॉप की गई वो लिखदा नहीं पाया तो आंसर इधर डी बनेगा अगला देखिए someone has lit the fire has lit दी थर्ड फॉर्म lit ही हुंदी है जी ठीक है तो हैज दे नाल थर्ड फॉर्म लगांदा पाया प्रेजेंट परफेक्ट स्टेटमेंट है पैसिव वॉइस हैज बीन लब्बो किथे है द फायर वाज कट गया ठीक है द यू आर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट वाली गल नहीं है द फायर हैज बीन लिट बाय समवन आंसर सी है जी ठीक है पास्ट इत्थे कोई नरेशन नहीं कर रही तुसी टेंस बदलना तो आंसर सी बनेगा कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये पैसेज है जी साडे कोल ठीक है तो प्लेसिबो लिटरेरी मीन्स प्लेसिबो दे उत्ते है आई शैल प्लीज प्लेसिबोज आर इनर्ट सब्सटेंसेस ठीक है इधर पहला क्वेश्चन देखो व्हाट इज द पेक्युलर अबाउट द वॉलंटियर्स रिस्पांस टू ड्रग्स गिवन फॉलोइंग द कंजम्पशन ऑफ प्लेसिबो प्लेसिबो दा उत्थे आगे लिटरली मीनिंग इन्होंने दिता है कि इदा मतलब हुंदा आई शैल प्लीज राइट तो राइट आंसर की बनेगा जी दा पहले क्वेश्चन दा राइट आंसर की बनेगा साडा ठीक है कहंदा प्लेसिबो literally means I shall please placebos are inert substances given to some volunteers in a given study while other volunteers are treated with experimental drugs whose effect is tested by measuring the difference in response to the powerless placebo and to the drug sum of a group of volunteers जब इदा मतलब ही बेसिकली I shall please है प्लीज होता किसी चीज नू शांत करना प्लीज दा मतलब होता किसी चीज नू काम करना राइट तब क्वेश्चन कहता व्हाट इज पेक्युलर अबाउट द वॉलंटियर्स रिस्पांस टू ड्रग्स गिवन फॉलोइंग द कंजम्पशन ऑफ प्लेसिबो पता जेडे प्लेसिबो लेंदे सी उन्हां नू की फर्क पिया दे एक्सपीरियंस द रिलीफ आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन दे फेल्ट पेन आफ्टर टेकिंग देम देयर पेन रिटर्न्ड आफ्टर टेकिंग दीज मेडिसिन्स या दे हैड फेथ इन बोथ द प्लेसिबोस एंड द मेडिसिन्स तो क्वेश्चन ये पूछदा पिया कि पेक्युलर की सीगा खास की सीगा मतलब स्पेसिफिक की सीगा द वॉलंटियर्स रिस्पांस टू ड्रग्स गिवन फॉलोइंग द कंजम्पशन ऑफ प्लेसिबो
मतलब उन्होंने जब प्लेसिबो लिया तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ठीक है, की रिस्पॉन्स दिता, तो आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। दे एक्सपीरियंस्ड रिलीफ आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, राइट। आगे इत्थे देंदा पे सम ऑफ अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हु हैड जस्ट हैड देयर विजडम टीथ एक्सट्रैक्टेड वर गिवन मॉर्फिन टू एलिवेट होता इंप्रूव करना, घट करना देयर पेन। द अदर swallowed a placebo they believed to be morphine. Many of the placebo recipients said they experienced dramatic relief. देखो इत्थे इन्होंने क्लियर किया है, said they experienced dramatic relief from their pain, मतलब उन्होंने ज्यादा मतलब रिलीफ मिले दर्द तो, ठीक है जी। आगे देखियो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द राइटर प्रूव, मतलब इस पैरे च राइटर ने प्रूव की किया है, ठीक है। द माइंड रियलाइजेस व्हाट इट बिलीव, द माइंड सीक्रेट्स केमिकल्स, थोड़ा जिहा सानू पढ़ना पैना जी, ठीक है। आगे कहंदा हाउएवर व्हेन अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द इफेक्ट्स ऑफ endorphin was given them, the pain returned almost immediately. The test confirmed something very important. When a patient believes he or she has given a pain reliever, the brain releases chemicals to substantiate that belief. In short, the placebo effect is an effect of faith. Very recent studies have determined that the placebo effect is much more powerful than previously imagined. So be careful what you believe and pretend. It may come to pass. तो इत्थे जेड़ा राइटर दा मेनली ना मतलब जेड़ा बिलीफ है वो यही होना चाहिए कि माइंड की रियलाइज करदा है जो असी बिलीव करते हैं, तो आंसर इदा ए होना चाहिए। द माइंड सीक्रेट्स केमिकल्स गलत है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जी गलत है, मतलब पैराग्राफ दी हिसाब नाल जे इनडायरेक्ट वे च आपां देखिए तो वही बोलदा पिया द माइंड रियलाइजेस व्हाट इट बिलीव, जेड़ा दिमाग मतलब वही वो करता है, बेसिकली बिलीव करता है, जेड़ा वो रियलाइज करता है, राइट। व्हाट हैज द एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेसिबोस, यूज ऑफ मॉर्फिन, इफेक्ट्स ऑफ एंडोर्फिन, ठीक है, या फिर जो है लास्ट वो है द पावर ऑफ फेथ। तो इत्थे इन्होंने तुसी देखिए तो इत्थे थोड़ा जिहा इन्होंने रेफरेंस दिता है, they believe to be morphine. Many of the placebo recipients said that they experienced dramatic from their pain. However, when a drug that blocks the effects of endorphin was given them, इन तीनों का रेफरेंस है, मॉर्फिन का भी है, ठीक है, तो एंडोर्फिन का भी है, returned almost the test confirmed something very important. When a patient believes what he or she has been given a pain reliever, the pain release मतलब घटदा है वो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो इन्होंने फेथ का भी रेफरेंस दिया है, यहाँ पे इफेक्ट इज एन इफेक्ट ऑफ फेथ, ठीक है। द ब्रेन realizes chemicals to substantiate that belief. In short, the placebo effect is an act of faith basically बोलदा पिया, ठीक है। ते जे ਆਪਾਂ इस क्वेश्चन दी गल करिए स्टूडेंट, ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ what has the experiment confirmed, मतलब ਉਹਨਾਂ ਚ faith ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ बढ़ ਗਈ, power of faith। नेक्स्ट कहना to whom are placebos administered, ठीक है, मतलब placebos किदे ਲਈ मतलब administer किते गए, to all patients in pain, मतलब सारे जेडे पेन च सीगे, to some volunteers in pain, to volunteers in good health, to all volunteers in pain, ठीक है। to whom are placebos administered, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो उन्होंने नहीं किते, सम नूं ही किते सी, उन्होंने कुछ जेडे पेशेंट सीगे उन्हां दे उत्ते उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, कि इहदा की प्रभाव हुंदा है, तो उत्तों फिर अंदाजा मिला कि तो फेथ बददा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लेसिबोज एडमिनिस्टर्ड, व्हाई आर प्लेसिबोज इन एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो ये मतलब टू मेजर पेशेंट्स रिस्पॉन्स, टू मेजर पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, to measure patients response to placebos, to measure patients response to endorphin, to measure patients response to prayers। तो prayer दी ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ B, to measure patients response to placebos। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ।